हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 16 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटैम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये तो ब्रिटेन था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला ये जो पहला देश है ये बन गया है न्यूजीलैंड। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। बस आप ये समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इससे रिलेटेड आज हम सारी चीज़ें, सारे फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल ये बनता है, बेसिक आप समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन ये होता क्या है। तो सिंपल सा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी दोनों किससे मिलते हैं? सूर्य से, यानी कि सन से। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में जो मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हैं ये परावर्तित होने से रोक लेती है। इसे ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या करती हैं कि इन किरणों को परावर्तित होने से रोक लेती है। मतलब कि पूरी तरह से सभी किरणें अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, कुछ मात्रा में इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये पृथ्वी पर रुक जाती है। तभी तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। मतलब कि आप ही लोग सोचिए, यदि सभी किरणें जो कि पृथ्वी पर आई है सूर्य के माध्यम से परावर्तित होकर यदि सभी लौट गई अंतरिक्ष में, तब पृथ्वी में क्या होगा? अत्यधिक ठंड हो जाएगी, क्योंकि धूप नहीं मिलेगी, इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो किसान है, खेती करते हैं, तो फसलों को भी तो धूप लगनी ज़रूरी है। तो फसलों में यदि धूप नहीं लगेगी, खेती नहीं होगी, तो दुनिया की आबादी का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या ये अच्छी हैं या ख़राब हैं? तो देखिए, जब तक पर्यावरण में इसका बैलेंस बना हुआ है, मतलब कि ना तो ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है, तब तक ये अच्छी है। लेकिन यदि देखा जाए तो इंसानी गतिविधियों के कारण पर्यावरण में कार्बन और मीथेन गैसें, इसकी मात्रा बढ़ने लगी है। और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि वह सूर्य से आने वाली किरणों को सोखेगी, मतलब कि ज़्यादा गर्मी इससे पृथ्वी पर होने लगेगी, और इस तरह पृथ्वी का तापमान है जो ये बढ़ने लगेगा। और यहीं से समस्या शुरू होती है किसकी? क्लाइमेट चेंजेस की, यानी कि जलवायु परिवर्तन की। अभी जो मैंने आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया है, इसमें की 6 प्रमुख है। कौन कौन सी है? कार्बन, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिसमें कि सबसे खतरनाक कौन सी होती है? ये होती है कार्बन, क्योंकि ये सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। और इंसानी गतिविधियों से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसकी सबसे बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है। जीवाश्म ईंधन मतलब कि कोयला, डीजल, पेट्रोल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। खास तौर पर यदि देखा जाए तो इन सब की शुरुआत कब से हुई थी? 1750 से। मतलब कि इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग जो है ये 1750 से बढ़ने लगा था, जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आई थी। और तब से हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में यदि देखा जाए तो 30% की वृद्धि हुई है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड अभी वर्तमान में पर्यावरण में मौजूद है इस समय, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा है। और ऊपर से बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है,
तेजी से जो औद्योगिकीकरण हो रहा है पूरे विश्व में, इसके कारण जो पृथ्वी का टेम्परेचर है ये 1 डिग्री तक बढ़ गया है। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार इस सदी के अंत तक, मतलब कि अभी क्या चल रहा है 2021, 2100 आते आते तक, इसके लास्ट तक, मतलब कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ये 2 डिग्री तक आ जाएगा। 2 डिग्री तक आ जाएगा कहने का मतलब है कि पृथ्वी उस समय तक बर्बादी की कगार पर खड़ी होगी यदि इसे कंट्रोल नहीं किया गया। क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं ये पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र जल का स्तर बढ़ेगा, और समुद्र जल का जब स्तर बढ़ेगा तो दुनिया के जो कई देश हैं और शहर हैं ये समुद्र में समा सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंजेस, इसे कंट्रोल किए जाने के लिए जो विभिन्न देशों की सरकारें हैं अपने अपने स्तर पर प्रयास कर भी रही है। और ये क्लाइमेट चेंजेस का ही प्रभाव है जो आप लोग देखते हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, कभी भी बाढ़, तूफान, ये सब इसी के परिणाम हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये सारी चीज़ें तो हैं, इतनी बड़ी समस्या दुनिया के सामने है, इसमें भारत क्या कर रहा है, तो अपना जो देश भारत है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया है कि इसने कहा है कि हम 2030 तक अपनी ऊर्जा का 40% जो उपभोग है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेंगे। तो इसके लिए काफ़ी सारी पहलें हैं जो कि सरकार के द्वारा की जा रही हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे कि ई वाहनों को आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और इन सभी मैटरों में भारत को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में कार्बन का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो है ये तो चाइना करता है, चाइना के बाद अमेरिका, इसके बाद तीसरे स्थान पर ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक ये अपना देश भारत ही है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड ने 2050 तक, यानी कि वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2020 में कार्बन बिल ये भी पारित किया था। तो ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके कारण इसने ये भी मतलब घोषणा की थी कि आने वाले वर्षों में जो न्यूजीलैंड है ये मीथेन को छोड़कर किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन नहीं करेगा। और आने वाले 10 वर्षों में 1 बिलियन पेड़ ये न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया जाएगा ताकि यहाँ ग्रीनरी को भी बढ़ावा दिया जा सके और जो क्लाइमेट चेंजेस की समस्या है इससे निपटा जा सके। तो यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की तो इससे रिलेटेड कई फैक्ट मैंने आप लोगों को बार बार बताए हैं। कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन, न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये हैं प्रियंका राधाकृष्णन, ये सभी आप लोगों को मालूम होगा। हाल ही में किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त किया है, तो इस जहाज को जब्त किया गया है मिस्र के द्वारा, यानी कि इजिप्ट के द्वारा। अब आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट जो कि पिछले 10 दिनों से भी मेरी क्लास देख रहे होंगे करंट अफेयर की, तो ये मैटर आप लोगों को मालूम होगा। एवर गिवन शिप और स्वेज नहर जो कि चर्चे में रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र, ये जो आप देख रहे हैं ये है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी इन्हें जोड़ती है। जो एशियन कंट्रीज़ है इसी रेड सी के माध्यम से, मतलब कि एशियन कंट्रीज़ के जो जहाज़ हैं ये यहाँ से आते हैं और इसी स्वेज नहर के माध्यम से यूरोपियन कंट्री, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जाकर के ये अपना सामान पहुँचाते हैं। क्योंकि पहले ये जो रूट है ये काफ़ी लंबा हुआ करता था, अफ्रीका महाद्वीप को मतलब कि पूरा नीचे से क्रॉस करके ये जाना पड़ता था। इस मार्ग को सरल किया गया इस नहर के माध्यम से जिसका नाम है स्वेज नहर। इस नहर को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। इसे खोदकर बनाया गया था। 193 किलोमीटर यानी कि 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है इजिप्ट का, क्योंकि इजिप्ट यहाँ से टोल वसूली का कार्य करता है। जैसे कि आप लोग रास्ते से जाते होंगे, रोड में आप लोग टोल टैक्स देते होंगे, वैसे ही जो जहाज़ है, जिस किसी भी कंट्री की जहाज़ यहाँ से क्रॉस होती है, इन्हें यहाँ टोल टैक्स देना होता है। एक आंकड़े के अनुसार जो इजिप्ट है, इजिप्ट को सालाना 40,000 करोड़ रुपए तो इसी टोल टैक्स से मिल जाता है, मतलब कि टोल वसूली करता है, जिससे कि इसे एक साल में लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। इजिप्ट की जो जीडीपी है ये कुल है $1 ट्रिलियन की, जिसमें कि 40,000 करोड़ रुपए ये तो इसे ही मतलब कि इस वसूली के माध्यम से मिल जाते हैं। अब ये जो पूरा मैटर रहा है कि यहाँ एवर गिवन शिप जो कि फंस गया था, कब फंसा था, ये न्यूज़ आई थी 23 मार्च को। ये लगभग 8 से 10 दिनों तक यहाँ फंसा रहा। और यदि एक एवरेज निकाला जाए तो पर डे के हिसाब से इजिप्ट को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, 100 करोड़ से ज़्यादा कहीं हुआ है। तो इसके वसूली के लिए अब इजिप्ट का क्या कहना है कि इसका जो जहाज़ मालिक है ये 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करे, मतलब कि जुर्माने के रूप में
जब इसका भुगतान करेंगे तब इस जहाज़ को छोड़ दिया जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था लक्सर सिटी के बारे में। इसी लक्सर सिटी में मतलब कि नील नदी के पश्चिमी किनारे पर अभी हाल ही में किसकी खोज की गई है? लॉस्ट गोल्डन सिटी की। और देखिए ये क्वेश्चन भी इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये न्यूज़ अभी ग्लोबली चर्चे में रही है, क्योंकि इस नहर के बंद होने के कारण इसका ग्लोबल ट्रेड पर भी असर देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका सरकार ने आईएस और अलकायदा सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा कुल 18 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर बैन लगा दिया गया है। 2019 में जो ईस्टर पर आत्मघाती हमला हुआ था, इसके बाद सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है और इसने कुल मिलाकर के 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर बैन लगा दिया है, जिसमें कि आईएस और अलकायदा प्रमुख हैं। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। इसे तैर कर पार करने वाली दूसरी महिला ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बनी है श्यामला गोली। इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में जो बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक रही, इसे वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने ही की थी। स्विट्जरलैंड के बाद हाल ही में श्रीलंका के द्वारा भी जो बुर्का है इसे सार्वजनिक स्थानों पर बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर है नाडा, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। तरुण बजाज ये भी हाल ही में हमारे क्या बनाए गए हैं? राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी। सुशील चंद्रा ये भी हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। जबकि जस्टिस एन.वी. रमना ये भी हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हाल ही में मत्स्य किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इस इलेक्ट्रॉनिक बाजार प्लेटफॉर्म का नाम है ई संता, जिसे भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये है क्या? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है मधु क्रांति पोर्टल। इस पोर्टल में क्या होता है कि जो हनी है यानी कि शहद, या आप कह सकते हैं कि मधुमक्खियों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं इनकी ऑनलाइन खरीदी और बिक्री के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था, ताकि मधुमक्खियों से रिलेटेड जो भी उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट हैं इनकी जानकारी इस पोर्टल में, साथ ही इनसे रिलेटेड सभी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया था। सेम वैसे ही अब मत्स्य किसानों के लिए, मत्स्य किसान कहने का मतलब है कि जो मछली और झींगा का उत्पादन करते हैं, समुद्री उत्पाद जो उत्पादित किया जाता है इसी की ऑनलाइन बिक्री के लिए ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ई संता पोर्टल। तो ये जो ई संता पोर्टल है ये मत्स्य किसानों की काफ़ी हेल्प करेगा इनकी आय को बढ़ावा देने में, और इसी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जैसे कि किसी समुद्री प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, जैसे कि मत्स्य हो गया यानी कि मछली झींगा, तो इसका उत्पादन और इसे बेचना ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्वा फार्मिंग। तो इन सभी कार्यों को ऑनलाइन कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हैडली पदक प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है केन विलियमसन को। केन विलियमसन ये है कौन? तो न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं और यह 6 वर्षों में उनका चौथा सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट ये कहाँ लगाया गया है? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो भारत का पहला एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट है जो कि अभी हाल ही में लगाई गई है महाराष्ट्र। तो यदि हम बात करें एलएनजी की, हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में ए टू जेड चीज़ें बताई थी। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, या हिंदी में इसे आप कह सकते हैं तरलीकृत प्राकृतिक गैस। यदि भारत में देखा जाए तो एलएनजी का इस्तेमाल जो है ये डीजल की तुलना में 30 से 40% स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका जो इस्तेमाल है ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट का ये भी लक्ष्य है कि 2030 तक
भारत में ऊर्जा की कुल खपत में LNG का जो हिस्सा है ये 15% तक कर दिया जाए। लेकिन डिमांड के सामने भारत में LNG का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता, क्योंकि भारत में जो LNG है इसका आयात दूसरी कंट्रीज से बड़े पैमाने पर करना पड़ता है। अब इसकी डिमांड तो बढ़ेगी, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि भारत के पास मजबूत LNG इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। LNG के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे कंप्रेस करके बड़े बड़े टैंकरों में भरा जाता है। जैसे कि हम अपने घर में ही एग्जाम्पल ले यदि, तो जो LPG गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें जो गैस भरी होती है ये किस फॉर्म में होती है? ये होती है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब ये निकलती है तब ये गैस फॉर्म में होती है। तो यहाँ यदि हम बात करें LNG की, LNG ये भी चर्चे में इसलिए भी आया था क्योंकि हाल ही में जो सऊदी अरब है और पाकिस्तान, इन दोनों के ही बीच इसी गैस को लेकर के एक समझौता किया गया था। तब मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो ये जो LNG है इसे ठंडा करके लिक्विड स्टेट में शिप के द्वारा, यानी कि जहाज़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कि एक देश से दूसरे देश भेजना होता है। जैसे कि भारत ने ही मान लीजिए सऊदी अरेबिया से मंगाया है, तो ये सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि इस LNG का ट्रांसपोर्ट किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा है। और जब ये LNG शिप भारत पहुंच जाते हैं तो इन्हें फिर से गर्म किया जाता है ताकि वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और गैस फॉर्म में ही स्टोर और इसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि इस ठंडी LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सस्ते, सुंदर और टिकाऊ तरीके से कैसे गर्म किया जाता है? तो इसके लिए आजकल दुनिया में फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट, इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। तो भारत की यदि हम बात करें तो ये LNG को मंगवाता तो बहुत है, पर भारत में अभी तक किसी भी बंदरगाह में ये FSRU यानी कि फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट ये अभी तक नहीं थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि 2019 में एक योजना लाई, जिसके तहत जो बंदरगाह LNG का इंपोर्ट करते हैं वहाँ इस रीगैसिफिकेशन यूनिट को, इसकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया। और इसी का परिणाम अब ये है कि भारत की ये जो पहली यूनिट है ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पहुंची है। किस देश से पहुंची है? तो ये पहुंची है सिंगापुर से। आई होप ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन गांव नागझीरा टाइगर रिजर्व ये आग लगने के कारण चर्चे में आया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, जो कि आग लगने के कारण चर्चे में रहा। हालांकि आग लगने की ही समस्या के कारण हाल ही में ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी चर्चे में रहा है। हम बात कर रहे हैं नागझीरा टाइगर रिजर्व की, ये स्थित है महाराष्ट्र में। ये भारत का 46वां टाइगर रिजर्व है। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो अभी तो हो गए 51। हाल ही में भारत का 51 टाइगर रिजर्व ये बना है श्री विल्लुपुथुर मेघामलय टाइगर रिजर्व। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत ये कब की गई थी? 1973 से। तो ये है महाराष्ट्र का मैप, जिसमें कि ये जो आप देख रहे हैं गोंदिया, गोंदिया के पास ही स्थित है ये नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस ये कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे, तो ये भी हाल ही में 15 अप्रैल को मनाया गया है। और कला को बढ़ावा देने के लिए इस खास दिन को मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई गई है। 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हैनीमैन डे, जो कि होम्योपैथी के जनक थे। 7 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त का थक्का जमने के मामलों के कारण किस टीके को बैन कर दिया है? मतलब कि अभी तो इस पर रोक लगाई गई है। इसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। तो अमेरिका की जो रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र है इसके द्वारा फिलहाल इस जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अभी देखा गया है कि इस वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद ही 6 महिलाओं के खून में थक्का जमने और प्लेटलेट की संख्या ये कम हो गई है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसकी जांच अभी चल भी रही है। और इन्हीं सब कारणों से फिलहाल इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर वहाँ बैन लगा दिया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर यूसुफ अली था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो के थ्रू यदि आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं तो यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर से ट्रेंडिंग में लाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।